हेलो एंड वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग टॉप डाउन अप्रोच के बारे में समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है। तो टॉप डाउन अप्रोच एक डिज़ाइन का तरीका है जहां पर हम लोग सबसे पहले एक ग्लोबल व्यू को बना करके तैयार करते हैं। मतलब हम पूरे डेटाबेस का एक सिस्टम बना करके तैयार करते हैं और उस सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रेजुअली डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम पूरे सिस्टम को बनाते हैं, पूरे सिस्टम को एक यूनिट के तौर पर बनाते हैं। फिर उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर जिस तरह से ज़रूरत होता है। जैसे हमने एक बैंक के सॉफ्टवेयर को बनाया तो सारे बैंक के सॉफ्टवेयर, एक बैंक जैसे SBI है तो उसके पूरे सॉफ्टवेयर एक जगह बनेंगे। फिर उसको छोटे छोटे ब्रांचेस के लिए हम लोग डिवाइड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बॉटम अप अप्रोच से बिल्कुल भी अलग होता है। बॉटम अप अप्रोच में हमें आउटपुट ऑलरेडी पता होता है कि हमें बनाना क्या है, किस तरह से बनाना है, और रिजल्ट हमको पता होता है और हम इनपुट की तरफ जाते हैं। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में ऐसा नहीं होता। हमें कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं। हमें फाइनल रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। अगर टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच वो तरीका है जहाँ पर हम लोग ग्लोबली एक स्कीमा बनाते हैं। मतलब ग्लोबली एक कंप्लीट डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर में हमें फ्रेगमेंटेशन, एलोकेशन और रेप्लिकेशन लगाना पड़ता है। मतलब हम अपने डेटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, उसे अलग अलग डिसाइडेड जगह पर एलोकेट करते हैं जिसे हम एलोकेशन कहते हैं, और अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने इम्पोर्टेंस के लिए हम उसको रेप्लिका भी बनाते हैं उसका, ताकि अगर एक जगह पर खो भी जाए तो दूसरे मल्टीपल साइट पे हमें वो डेटा हमारा मिल सके। तो मेनली क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर में है, तो मेनली टोटल 4 सिस्टमेटिक स्टेप्स इसके अंदर में देखने को मिलता है। सबसे पहला ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में हम सारे एंटिटीज़ को लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है और वो आपस में किस तरह से रिलेटेड रहेंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स उसके अंदर में यूज लेंगे होगा, साथ ही साथ उसके अंदर में जो भी ग्लोबल कॉन्स्टेंट, जो भी कंडीशन रहेगा वो सारे में अप्लाई होना चाहिए। हम ऐसे मॉडल को यूज़ करेंगे जो कि ग्लोबली हमारा यूज़ हो पाए। तो एज ए एंटायर डेटाबेस के तौर पर हम एक सिस्टम को बना करके तैयार करते हैं और उसको फिर ज़रूरत के अनुसार अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने एक कॉलेज के लिए बनाया या एक कोई ऐप बनाया तो वहाँ पर हम स्टूडेंट बनाएंगे, नेम, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, उसके रिगार्डिंग कोर्स बनाएंगे और इनरोलमेंट बनाएंगे। तो ये एक पूरे सिस्टम को हम बना करके रेडी करेंगे और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ब्रांचेस में इसको हम लोग जो है डिप्लॉय करेंगे। सॉरी। स्टेप 2 फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर हम जो भी स्कीमा को बनाए हैं उसको छोटे छोटे लॉजिकल फ्रेगमेंट्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और मिक्स्ड। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो रो वाइज होता है, कुछ इस तरह से लेफ्ट के से राइट की तरफ जाता है, तो उसे हम लोग हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सेकेंड आता है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कॉलम वाइज डिवाइड करता है, मतलब अपसाइड डाउन डिवाइड करता है, तो इसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं। इसको हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। अब मिक्स्ड क्या है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन जो दोनों पर लग रहा होता है, इसे हम मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये फास्टर एक्सेस है, इससे हम इजीली किसी भी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। लोकलाइज डेटा यूज होता है, हम लोग ईजिली कोई चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एलोकेशन के बारे में, तो एलोकेशन का क्या मतलब हुआ। एलोकेशन का मतलब हुआ कि जो भी डेटा हमने फ्रेगमेंट किया, हमने तोड़ा, वो कहाँ पर जा कर के रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो नियरेस्ट साइट, नियरेस्ट डेटाबेस पर जाकर लोकेट करें। और साथ ही साथ इसके अंदर में लोड बैलेंसिंग हो। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, आप अगर सारे डेटा को एक ही डेटाबेस पर डाल दोगे तो वो डेटाबेस में चीज़ों को एक्सेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने डेटाबेस को अलग अलग सर्वर पर, अलग अलग मल्टीपल साइट पर डिवाइड करते हैं। इसी को हम लोड बैलेंसिंग करते हैं, मतलब दिए गए लोड को बैलेंस करना, अलग अलग जगह पर पहुंचाना। अगर हम ऐसा करते हैं और अगर हम अपने नज़दीकी डेटाबेस पर अगर अपने रिक्वायर्ड डेटा को रखते हैं तो हमें खोजना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट हमें लगता है और मैक्सिमम एबिलिटी मिलता है, क्योंकि आसानी से वो खोज सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन से साइट पर हमारा कौन सा रिक्वायर्ड डेटा है।
इसके बाद बात करते हैं रेप्लिकेशंस के बारे में। तो रेप्लिकेशन में हम छोटा छोटा सेम चीज़ का एक रेप्लिका बनाते हैं, मतलब अलग अलग कॉपीज़ बनाते हैं मल्टीपल साइट पे रखने के लिए। इससे हमारा एबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी डेटा हमारे एक पर्टिकुलर साइट पर हो और अगर वहाँ से खो जाए तो हमारे पास दूसरे साइट पर वो रिक्वायर्ड रखा रहे। साथ ही साथ इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए कि अगर हमारा कोई कंपोनेंट पूरे सिस्टम के अंदर में फेल कर जाए तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स कर जाए, फेलियर के बाद भी हमारा सिस्टम चलता रहे। इसी को हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। साथ ही साथ फास्टर एक्सेस फॉर रिमोट साइट में फास्टर एक्सेस हो पाए, हम कहीं भी हैं किसी भी सिचुएशन में हो इजीली हम एक्सेस कर पाएँ। लेकिन इसके वजह से हमारा अपडेशन कॉस्ट या कम्युनिकेशन ओवरहेड कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। सिंपल डायग्राम अगर टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बनाते हैं, मतलब हम एक ग्लोबली एक डेटाबेस को बनाते हैं, ग्लोबली एक सिस्टम को बनाते हैं, फिर इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, अलग अलग जगह पर उसको एलोकेट करते हैं, उसको जगह देते हैं, साथ ही साथ उसका रेप्लिका बनाते हैं ताकि अगर हमें एक जगह पर वो ना मिले तो दूसरे जगह से हम ले सकें। अगर उसकी कॉपीज़ नहीं रहेगी तो एक ही जगह पर वह रहेगा। इसके बाद लोकल डेटाबेस स्कीमा को अलग अलग जगह पर हम लोग लोकली अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो की फीचर्स क्या है, टॉप डाउन अप्रोच क्यों इतना बेहतरीन है? क्योंकि हम सबसे पहले इंटायर इंटरप्राइजेस को अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं, हम पूरे सिस्टम को बना करके तैयार करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बन करके तैयार होता है, इसमें फॉर्मल मेथड से एक एक स्टेप को यूज़ करते हैं। इसके बाद इसके अंदर में कंसिस्टेंसी रहता है, सिंस हमारा जो डिज़ाइन रहता है वो ग्लोबली हमने बनाया रहता है। सारे फ्रेगमेंट्स को धीरे 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 हम अलग अलग जगह पर लोकेट करते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बनाते हैं। इससे होता क्या है, हमारा कंसिस्टेंसी एडवांटेज क्या है, हमारा कंसिस्टेंसी रहता है, मतलब हमारा डेटा जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूव डेटा इंटीग्रेशन है, आसानी से डेटा हमें मिल जाता है क्योंकि वो लोकल साइट पर स्टोर्ड रहता है। साथ ही साथ अगर हम बेटर फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो रिक्वायर्ड डेटा हमें आसानी से मिल जाएगा। और इन्फोर्स कॉन्स्टेंट, किसी भी तरह का रूल या कंडीशन हमें लगाना होगा तो आसानी से ये लग सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपका लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होना चाहिए, जो भी सर्टेन टॉपिक है सबसे पहले आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखोगे कि वो क्या है। इसके बाद आप उसके वर्किंग के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप उसके कंपोनेंट के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप उसके एडवांटेज के बारे में लिखोगे और डिसएडवांटेज के बारे में लिखोगे। क्योंकि जेओटी के अंदर में मेनली हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 7 मार्क्स के रहते हैं, तो 7 मार्क्स में आप अलग इस तरह से डिफाइन करके लिखते हो तो आपको चांसेस है कि 7 में 7 मिल सकता है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कंप्लीट एनालिसिस हमको पूरे इंटायर सिस्टम का करना पड़ता है जिसके लिए हमको समय ज़्यादा देना पड़ता है। साथ ही हाई इनिशियल डिज़ाइन है, मतलब आपको रैपिडली इन्वायरमेंट के साथ उसको चेंज करना होगा। जैसे आपने कोई रेप्लिका बनाया तो उसको समय के साथ उसको फिर अलग अलग पार्ट में उसको उसके कॉपीज़ को बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ डिफ़िकल्ट, अगर लोकल साइट ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है तो फिर लोकल साइट को हटा करके दोबारा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और इसमें एक्सपर्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को बना नहीं सकता है। अब बात आता है कि कब हमें टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करना चाहिए। हमको तब यूज़ करना चाहिए जब हम पूरी तरह से एक नया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बना रहे हैं जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पूरा है, सारा कुछ डेटा एक जगह पर है, तो वहाँ पर हम लोग को टॉप डाउन यूज़ करना चाहिए। इसमें ग्लोबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगा और कंसिस्टेंसी हमारा टॉप प्रायोरिटी है, तो टॉप डाउन अप्रोच हम यूज़ करेंगे। कब हमको अवॉइड करना है, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए काम कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, सर्वर पर काम कर रहे हो, तो वहाँ ये उतने बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। अगर पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें कि टॉप डाउन अप्रोच एक्चुअली है क्या, तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग करते हैं कि एक कंप्लीट स्कीमा बनाते हैं, मतलब एक कंप्लीट डेटाबेस को, कंप्लीट सिस्टम को बना करके तैयार करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, अलग जगहों पर एलोकेट करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाते हैं और उस कॉपी को लोकली रखते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।